नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में आप सबका मैं बस्ती से आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे पास आज इस कार्यक्रम में आने के लिए दो महत्वपूर्ण विषय और भी हैं। पहला तो लगातार आप सब ने सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर इस बात की बड़ी लंबी लंबी पोस्ट देखी हैं कि आईडीसी के कुछ एक्सपर्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल या कोलकाता जिसे आप कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार के राज्यों में अनएक्सपेक्टेड चेकिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों की, औषध बनाने वाले निर्माताओं की, संस्था चलाने वाले संचालकों की। इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन इन खबरों की पुष्टि अभी तक हुई नहीं है। हमारे कुछ वरिष्ठ साथियों ने हमसे फोन कॉल करके इस बात की जिज्ञासा जाहिर की कि क्या ये सच है, और कई वरिष्ठ साथियों ने तो यहां तक कह दिया कि आप अपने आज के प्रसारण में कह दीजिए कि ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर श्रीवास्तव बिना प्रमाण के किसी बात को सोशल मीडिया पे कहने से अपने आप को दूर रखते हैं। मैंने इन खबरों की पुष्टि विभिन्न माध्यमों से की, अपने सोर्स से भी किया, और फिर मैंने फ़ोन कॉल अपने उस संबंधित अधिकारी को भी किया जिन्होंने मेरा लगभग 40 से 45 मिनट तक 2 दिन लगातार इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के संदर्भ में इंटरव्यू लिया था, और उन्होंने तमाम सवाल जवाब मुझसे किए थे, और वो आईडीसी कमेटी के एक बहुत ही सम्मानित सदस्य हैं। अभी आज दिन में एक पोस्ट और आई कि उत्तर प्रदेश के सभी सीएमओ और उच्च अधिकारियों को इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डॉक्टरों की क्लिनिक की यथास्थिति को पता करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और जब मैंने इस बात का सवाल उनसे किया कि आप उस आदेश की कॉपी हमें पोस्ट करें, तो फिर उन्होंने उसका कोई जवाब पूरे दिन नहीं दिया और ना ही उसका कोई प्रत्युत्तर दिया। तो मुझे लगता है इन तमाम पोस्टों को देखने के बाद और अपने तमाम साथियों से कंसल्ट करने के बाद, अगर इस बात में 1% या 10% की भी सच्चाई हो, तो मैं इस चेकिंग का, इस की जाने वाली कार्रवाई का दिल से स्वागत करता हूं। लेकिन स्वागत करते हुए इस बात का आग्रह करता हूं उन सदस्यों से कि सबसे पहले उनको 29 प्रपोजलिस्ट की यथास्थिति का आकलन करना चाहिए। जिन लोगों ने मान्यता के लिए अपनी लाइन लगा करके एक ट्रक लाद करके अपने प्रपोजल, अपने क्लिनिकल डाटा या जो कुछ भी उनका मेहनत रहा हो, एक ट्रक से ज़्यादा स्वास्थ्य मंत्रालय को जिन 29 लोगों ने दिया है, पहले उनकी यथास्थिति पता कर लें कि वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ही करते हैं या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अलावा कुछ और करते हैं, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बैनर पे अपने आप को बचाना चाहते हैं। बहुत फ्रैंक बात कर रहा हूँ, हालांकि हमारे प्रपोजलिस्ट को ये बात बहुत बुरी लग रही होगी। एक बार पुनः मेरी बात को समझने का प्रयास करें कि यदि स्वास्थ्य मंत्रालय या आईडीसी कमेटी के सदस्य इस प्रकार की कोई जांच कर रहे हों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों की यथास्थिति की जांच करके कोई रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय को देने की कोई योजना उनकी चल रही हो, अभी तक तो इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर हो रही हो तो सबसे पहले मेरा अनुरोध है कि वो इन 29 प्रपोजलिस्ट की यथास्थिति को पता करें। कि जो लोग मान्यता मांग रहे हैं, हम लोग जैसे लोग, बहुत छोटे से जिले, बस्ती एक बहुत छोटा सा जिला है उत्तर प्रदेश का, मैं अपने आप को अगर मैं तौलना चाहूँ तो बस्ती जिले में मुश्किल से 4 या 5 इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक ऐसे हैं, मुझको छोड़ करके, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में थोड़ा बहुत काम करते हैं, जिनके बारे में मैं स्वयं जानता हूँ। इसी तरीके से हमारे आसपास के ज़िले हैं, गोरखपुर है, अयोध्या है, महाराजगंज है, कुशीनगर है, और अगर हम और आगे बढ़ें तो हमारे फिर और अगर आजमगढ़ है, हम बनारस है, मऊ है, जौनपुर है। इन तमाम ज़िलों में जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि हर ज़िले में लगभग 4 से 5-6 अच्छे प्रैक्टिशनर्स काम कर रहे हैं, और जो कुछ बड़े शहर हैं वहाँ पर इसका अनुपात दुगना हो सकता है, 10 या 20 हो सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्योर प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस बात का दावा मैं स्वयं नहीं कर सकता हूँ। हाँ,
मैं ये जरूर कह सकता हूँ, मैं आईडीसी कमेटी को, उन मेंबर्स को या 29 प्रपोजलिस्ट को मैं अपने क्लिनिक पर और अपने इस घर पे, अपने इस स्टूडियो में आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में जो उनको जानकारियाँ चाहिए मुझसे लें। मैं उनको हर जानकारी देने के लिए यथासंभव जो मेरे पास है, जो मेरा अनुभव है, जो मेरे पास क्लिनिकल डाटा के अनुभव है, जो मेरे एक्सपीरियंस जो भी रहे हैं पिछले 37 वर्ष के, मैं उनको दे सकता हूँ। और मैं अपेक्षा करता हूँ किसी तरीके से 29 प्रपोजलिस्ट भी कम से कम उन कमेटी के सदस्यों को अपने क्लिनिक पर, अपने नर्सिंग होम पर, नर्सिंग होम शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि इस 29 प्रपोजलिस्ट में बहुत से लोग नर्सिंग होमों के संचालक हैं, नर्सिंग होम के संचालक हैं। वो बहुत से लोग जो संस्थाएं चला रहे हैं उनको प्रैक्टिस से कुछ लेना देना नहीं है, उनको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाओं की, 38 दवाओं की क्रियाविधि से कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोग जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता के लिए मोटी मोटी फाइल लेकर के गए हैं, मेरी तो सिर्फ 2 किताबें गई हैं। आज मेरी बुक आईडीसी कमेटी के उस मेंबर को पहुंच गई है जिन्होंने मेरा साक्षात्कार फ़ोन पर किया था और तमाम सवाल जवाब मुझसे किए थे। अभी उन्होंने मुझको फ़ोन करके शाम को 6 बजे मुझे बधाई दी है कि आपकी बुक मेरे पास पहुंच गई है और मैं इसको स्टडी करके इसको आगे की प्रक्रिया में मैं ले रहा हूं। तो ठीक है, मैंने तो 1-2 बुक लिखी है और मेरी छोटी सी डिस्पेंसरी यहाँ है, छोटी सी डिस्पेंसरी मेरी बस्ती में है। मैं तो हर तरह से तैयार बैठा हूँ, लेकिन जो बड़ी बड़ी पोस्टें लोग डाल रहे हैं, इस पोस्ट डालने का उद्देश्य जो मेरी समझ में आ रहा है कि वो आपको आगाह कर रहे हैं और आगाह इस बात का कर रहे हैं कि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अपने आप को सतर्क कर लीजिए, रम जाइए। अगर आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से इतर जा रहे हैं तो कृपया इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में लौट आइए। इन पोस्टों का सिर्फ इतना अर्थ मैं लगा रहा हूँ। बाकी अगर कोई ऐसा आदेश है शासन का, प्रशासन का, तो वो सामने आ जाएगा और आएगा तो उसका पालन भी किया जाएगा। लेकिन फिर वही अंतिम बात कह रहा हूँ कि अगर ये मेरी आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से आईडीसी कमेटी तक जा रही हो, स्वास्थ्य मंत्रालय तक जा रही हो, भारत सरकार तक जा रही हो, तो मैं अनुरोध करूंगा भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से कि सबसे पहले प्रपोजलिस्ट की यथास्थिति की जानकारी लेने का कष्ट करें और फिर बताएं पूरे देश को कि मैंने 29 प्रपोजलिस्ट के यहाँ जा करके उनके कार्य करने वाले स्थानों का आकलन किया, उनके यहाँ के रोगी रजिस्टर मैंने देखे, उनके यहाँ औषधियों को मैंने देखा, उनसे मैंने पूछा कि ये दवाएं आप कहाँ से मंगाते हैं। फिर उन दवा बनाने वाली कंपनियों को मैंने विजिट किया और उन दवा बनाने वाली कंपनियों के मानक मैंने चेक किए। ये सारी बातें उस रिपोर्ट में आ जाएं तो कम से कम पूरे देश के इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक समाज को गर्व होगा कि हमारे 29 प्रपोजलिस्ट ने अपनी क्लिनिक, अपने दवा संस्थान, अपने चिकित्सा संस्थान को गर्व से दिखाया। जैसे डॉक्टर श्रीवास्तव बिल्कुल वादे के साथ इस बात को गर्व पूर्वक कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, देश का कोई व्यक्ति मेरे यहाँ सादर आमंत्रित है, वो मेरी दवाओं को, मेरी क्लिनिक को, मेरे क्लिनिक के अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट को चेक कर सकता है कि मैं करता क्या हूँ और पिछले 37 वर्षों से मैंने किया भी क्या है। अभी आपको बता दूं, आपको जान के ताजुब होगा कि ईश्वर ने मेरे मुख में 32 दांत पूरे दिए हैं और पीछे का लास्ट मोलर, जिसे आप विजडम टीथ या आप दाढ़ कहते हैं, वो मेरा तिरछा निकल रहा था इस तरह और बहुत परेशान कर रहा था। तो मुझे मजबूरन उस दांत को ऑपरेट कराना पड़ा और ऑपरेट कराने के बाद मैंने कोई भी टैबलेट या कोई भी ट्रीटमेंट संबंधित डेंटिस्ट से नहीं लिया। मैं वहाँ से दांत को ऑपरेट करा के निकला और वहाँ से मेरी क्लिनिक लगभग 300 मीटर पर है। बहुत अच्छे डेंटिस्ट हैं। मैंने उनसे उसको ऑपरेट करा और वहाँ से उनसे मैंने कहा कि बस आपका काम हो गया है। सिर्फ मैंने वहाँ पे एक उनके जो भी उन्होंने अपना एक बीटाडीन का लिक्विड पानी में डाल करके मुझसे कुल्ला कराया और मैं वहाँ से आराम से टहलता हुआ बिल्कुल अपने मुख को दबा करके कॉटन रख करके मैं चला आया। और फिर मैं अपनी जब क्लिनिक पर बैठा तो मैंने क्या किया, मैंने C7, S5, BE और G को 3-3 ड्रॉप कॉटन में भिगो करके और अपने दांत के उस पार्ट पर जहाँ से ऑपरेट किया गया था, वो बल्कि उन्होंने चीरा लगा के निकाला, चूँकि नया दांत था, कोई ख़राब दांत तो था नहीं, चीरा लगा के निकाला था और वहाँ से ब्लीडिंग थी, क्योंकि कट लगाया था तो ब्लीडिंग चल रही थी। और जब मैंने इसका गाज अंदर दबा करके दांत में रख लिया और इसके बाद मैं लगभग आधे घंटे तक मैं उसको दबाए रखा और जब मैंने उस गाज को बाहर निकाला तो मेरी ब्लीडिंग बिल्कुल चेक थी। घर पर आया, फिर मैंने अपने यहाँ से इन दवाओं से फिर वही बनाया और लगातार 3 बार 4 बार मैंने 2 दिन में लिया और इसके बाद नमक के पानी से मैंने अपने आप को
उसका गरारा किया दिन में 3 बार, और आज मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ और आपके बीच बैठा हूँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस ट्रीटमेंट के साथ। ऑपरेट मुझे इसलिए कराना पड़ा कि वो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो किसी भी चिकित्सा में ऑप्शन नहीं होता। ऑप्शन हम ऑपरेट शब्द या किसी डेंटिस्ट या सर्जन का सहारा तभी लेते हैं जब हम इस बात से आश्वस्त हो जाते हैं कि हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, इसकी तो मजबूरन है कि इसको हमको अटवाना पड़ेगा। क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवा खा करके मैं दांत के तिरछे दांत को सीधा तो कर नहीं सकता था, और जब वो तिरछा हो रहा था तो मेरे दूसरे दांत को और मेरे मसूड़ों को दबा रहा था। तो यहाँ पर ये तो एक ऑप्शनल पॉइंट है कि हम किसी चिकित्सक की शरण में जाते हैं, लेकिन जब हम इस बात के लिए सक्षम हो कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों में ये गुण है कि हम दर्द को हटा सकते हैं, घाव को कंप्लीट बंद कर सकते हैं, पस टेंडेंसी को रोक सकते हैं, ब्लीडिंग को चेक कर सकते हैं, तो हमें क्या आवश्यकता है किसी अन्य चिकित्सा पद्धतियों की औषधियों को लेने की। मैं इस बात को कहता हूं कि हमारे सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रेमी कृपया अपने अपने परिवार को, अपने नाते रिश्तेदार को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों के लिए प्रेरित करें लेने के लिए। और जैसा आपने मेरा स्लोगन भी देख लिया है कि हर घर तिरंगा आप फहराएं और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ज्योत जगाएं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अपनाइए और स्वस्थ रहिए। अगर देशवासियों के घर घर आप ये संदेशा पहुंचा सकें तो शायद डॉक्टर श्रीवास्तव के पूज्य गुरुदेव डॉक्टर रमाशंकर जी की आत्मा बहुत प्रसन्न होगी कि कम से कम मेरे आह्वान पे आप सब ने अपने आस पड़ोस में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम को जगाया है। बस इतना ही कहना चाहूँगा इन तमाम पोस्टों के बारे में। मैं ये नहीं कह सकता कि आप तैयार न रहें, मैं इस बात का आगाह जरूर करता हूँ। जैसा मैंने आपसे कहा था कि मुझसे सवाल जवाब किया गया तो किसी से भी सवाल जवाब किया जा सकता। आज मेरी बारी है, कल आपकी बारी होगी। और मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने मेरे इस पिछले एपिसोड को सुनने के बाद ये पोस्ट डालना शुरू कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि अनिल श्रीवास्तव नंबर 1 पे हो जाएं और उनसे पूछताछ की गई है, तो ऐसा ना हो कि वो कह दें मुझसे पूछताछ की गई तो दूसरे लोगों से नहीं की गई, या दूसरे लोग पोस्ट डाल करके आगाह कर रहे हो कि भाई सब सतर्क हो जाए। अरे सतर्क जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रेमी होगा वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ही प्रैक्टिस करेगा, उसके पास इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ होंगी, वो दूसरी चिकित्सा पद्धतियों में क्यों जाएगा? क्या जरूरत है उसको जाने की? लेकिन जो मिक्सोपैथी में होगा, जिसके अंदर कलेजा नहीं होगा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से दवा करने का, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में खुद नहीं जानता होगा लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मानता के आगे की लाइन में दौड़ लगाए खड़ा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत स्नेह, और फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार।